लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पथभ्रष्ट, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या का समय था। कार्लटन होटल में ग्राहकों अनुग्राहकों की भीड़ भाड़ थी। इसी समय होटल के सामने एक मोटर कार आकर रुकी। मोटर में से 3 व्यक्ति बाहर आए। वे तीनों युवक थे। तीनों की वयस 22 से 25 बरस तक थी। तीनों सूट बूट से सुसज्जित थे। मंद गति से होटल की सीढ़ियों पर चढ़कर वे लोग होटल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। होटल के द्वारपाल ने सलाम किया। इनमें से एक ने किंचित सिर हिलाकर सलाम का उत्तर दिया। इनके अंदर प्रविष्ट होते ही एक वेटर सामने आया। इनमें से एक ने उससे कहा, प्राइवेट। तो इधर आइए हुजूर, कहकर वेटर एक ओर चला। तीनों व्यक्ति उसके पीछे पीछे चलकर एक छोटे से कमरे में पहुंचे। इस कमरे में एक गोल मेज लगी हुई थी और उसके चारों ओर 4 कुर्सियां रखी थीं। कुर्सियों पर बैठ जाने के पश्चात एक ने कहा, ये स्थान एकांत है। मैं सदैव एकांत स्थान ही पसंद करता हूं, दूसरे ने कहा। वेटर बोला, क्या लाऊं सरकार? वही जो हमेशा लाते हो, 1 बोतल विस्की और सोडा वगैरह। व्हाइट हॉर्स लाना। और कबाब भी? वेटर ने पूछा। जरूर, बिना कबाब के मजा क्या खाक आएगा। और चिप्स भी लाना। बहुत अच्छा, कहकर वेटर चला गया। चिप्स के साथ तो मछली भी होनी चाहिए, क्यों रामनाथ? रामनाथ बोला, अपनी अपनी रुचि है। सुरेंद्र को शायद मछली पसंद नहीं आती। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं, सुरेंद्र ने कहा। तुम्हें पसंद हो तो मंगा लो। नहीं जी, मैंने तो वैसे ही कहा। फिश एंड चिप्स बहुधा एक साथ कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा। हाँ, अंग्रेजी तरीका तो यही है कि फिश और चिप्स साथ साथ चलते हैं, लेकिन हम तो भाई हिंदुस्तानी हैं, जो पसंद आता है वो खाते हैं, सुरेंद्र ने कहा। ब्रजमोहन कहीं सुन भागा है? रामनाथ ने मुस्कुराकर सुरेंद्र से कहा। बात तो ठीक कहते हो उस्ताद, हमने सुना और पढ़ा ही है। खाने का अवसर आज ही मिला है, ब्रजमोहन ने कहा। तो तुम्हारे लिए फिश भी मंगाना चाहिए? अच्छा, आने दो। अजी नहीं, ऐसी क्या जरूरत है। और जो मेरे जी की बात पूछो तो मुझे होटल में खाना ही पसंद नहीं, ब्रजमोहन ने कहा। ये क्यों? रामनाथ ने पूछा। भाई, मेरा ख्याल ये है कि जिनको घर में अच्छा खाना नहीं मिलता या उनकी मर्जी का नहीं मिलता, वे ही होटल झांकते हैं। ये सुनकर सुरेंद्र हंस पड़ा, परंतु उसकी हंसी में कुछ लज्जित होने का भाव भी था। ये देखकर रामनाथ ब्रजमोहन से बोला, इधर कुछ पानी मरा है भाई। वो तो जरूर पानी मरेगा, मेरा अनुभव गलत नहीं है। आखिर ये जो नित्य शाम को होटल में ही भोजन करते हैं, इसका कोई कारण भी तो होना चाहिए। कभी कभी जायका बदलने के लिए होटल चले जाना तो समझ में आ सकता है, परंतु कोई नित्य होटल में ही भोजन करे तो समझ लेना चाहिए कि घर में आलू का झोल ही मिलता है, और वो भी ऐसा कि यदि उसमें गोता लगाया जाए तो शायद आलू का कोई टुकड़ा हाथ आ जाए। झेप से उत्पन्न हुई गंभीरता का सहारा लेते हुए सुरेंद्र ने कहा, ये शायद आप अपने घर की हालत बयान कर रहे हैं। क्यों कृतज्ञता करते हो? मेरे घर में तो तुम कई बार भोजन कर चुके हो, परंतु तुमने आज तक घर पर खाना नहीं खिलाया। जब दावत दी तब होटल ही झकाया। क्यों भाई रामनाथ, तुम्हें इन्होंने कभी घर पर खाना खिलाया? जब खिलाया तब होटल ही लाए, रामनाथ ने उत्तर दिया। बस इसी से नतीजा निकाल लो। इसी समय वेटर एक अन्य वेटर सहित सब सामान लेकर आ गया। थोड़ी देर में तीनों व्यक्ति सुरापान करने लगे। ये चिप्स तो खाओ ब्रजमोहन। ब्रजमोहन ने 2-1 चिप्स खाकर कहा, ये तो आलू की पपड़ी मालूम होती है भाई। वो तो है ही, रामनाथ ने कहा, लेकिन तुम तो मेरे साथ कई बार यहां खाना खा गए हो और चिप्स तुमने आज पहले पहले ही खाया। सुरेंद्र बोला, पहले तुमने कभी मंगाया नहीं, आज ही मंगाया है। हाँ, चिप्स जरा मैं कम खाता हूं, मुझे ज्यादा पसंद नहीं। कुछ देर तक तीनों व्यक्ति सुरापान करते रहे। सहसा ब्रजमोहन बोल उठा, कभी घर पर भी खिलाओ यार, देखे तुम्हारे घर में कैसा खाना बनता है। शराब के नशे ने सुरेंद्र को मुक्त हृदय तथा मुक्त जिह्वा कर दिया था, अतः वो बोला, क्या खाओगे? हमारे यहां तो इस समय वही पूरी साग बना होगा, 2-3 तरह का साग, रायता सायता और पूरियां।
वो मेरे गले से नहीं उतरती। साग भी यदि ढंग से बनाए जाए तो बड़े स्वादिष्ट बन सकते हैं। ढंग से बनाए जाएं तब ना। भाई हमारा परिवार है बड़ा, सब मिलाकर कोई 15-20 आदमी है। इस कारण घर में तो लंगरी खाना बनता है। प्याज लहसुन अछूत माना जाता है। और यहां आप कबाब उड़ाते हैं? रामनाथ बोला। बिना गोश्त के शराब का मजा नहीं। सवेरे क्या करते हो? सवेरे थोड़ा दाल भात और रोटी खा लेता हूं। पेट भर के इसी समय खाता हूं। क्या जीवन है! ये तो कहो आप अमीर आदमी हैं, इसलिए निर्वाह हुआ चला जा रहा है। चाहे दोनों समय होटल में ही खाओ। प्रत्येक आदमी ऐसा नहीं कर सकता। मदिरा पान कर चुकने पर सुरेंद्र ने पुकारा, बॉय! वेटर कमरे के बाहर द्वार पर ही खड़ा था। वो हुजूर कहकर अंदर आया। खाना लाओ, सुरेंद्र ने कहा। क्या क्या लाऊं? मेन्यू कहाँ है? ये आपके सामने ही तो धरा है। ओह! कहकर सुरेंद्र ने मेनू उठा लिया। मेन्यू देखते हुए वो बोला, रोगन जोश, ऑमलेट, चिकन, आलू मटर, पराठे और पुडिंग, सब 3-3। बहुत अच्छा कहकर वेटर चला गया। सुरेंद्रनाथ एक संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं। परिवार काफी बड़ा है। सुरेंद्रनाथ 5 भाई हैं। सब में बड़े सुरेंद्र ही हैं। सुरेंद्र से छोटे 2 भाइयों का विवाह हो चुका है। शेष 2 अभी क्रमशः 8 तथा 10 वर्ष के हैं। सुरेंद्र की माता है, पिता का देहांत हो चुका है। एक विधवा बुआ है, एक विधवा चाची और उसकी एक कन्या तथा एक पुत्र है। सुरेंद्र की अपनी 2 संतानें हैं। एक पुत्र आयु 5 वर्ष, एक कन्या आयु 4 वर्ष। सुरेंद्र की आय काफी है। जमींदारी तथा जायदाद से उन्हें लगभग 1.5 सहस्त्र रुपये मासिक आमदनी हो जाती है। जब से सुरेंद्र के पिता का देहांत हुआ तब से इनके परिवार का अनुशासन बिगड़ गया। माता, चाची तथा बुआ, ये तीनों स्त्रियां तो पूर्ववत ही एक सूत्र में बंधी हुई चल रही हैं, परंतु शेष सब जने अपने अपने मन के हो गए। यहां तक कि छोटे बच्चे भी किसी की नहीं सुनते, अपने मन की ही करते हैं और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं। वे बड़ी बूढ़ी स्त्रियों का शासन नहीं मानते। युवतियां उन पर शासन करना जानती नहीं। दोपहर का समय था। रसोइया ब्राह्मण रसोई तैयार किए बैठा था और उसने कहला भेजा था कि रसोई तैयार है, परंतु किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। नौकरों ने 2-2, 3-3 बार सबको सूचना दी कि रसोई तैयार है, परंतु कोई तो स्नान कर रहा है, किसी ने स्नान नहीं किया, किसी का पूजन समाप्त नहीं हुआ, कोई बाजार गया है, वहां से नहीं लौटा। रसोइया झल्ला झल्ला कर रह जाता था। कहार से बातें करते हुए वो बोला, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं होता। ठीक कहते हो महाराज, सवेरे से लेकर रात के 11 बजे तक दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। आखिर हम भी आदमी हैं, कोई मशीन तो है नहीं। मशीन सुसरी भी गर्म हो जाती तो उसे ठंडा करने के लिए बंद करना पड़ता है। अब बताओ, सवेरे से लेकर 3 बजे तक जुटा रहना पड़ता है। 3 बजे छुट्टी मिलती है। उधर 4 बजे से फिर सांझ की रसोई की तैयारी करनी पड़ती है। बीच में 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। ऐसी नौकरी करके आदमी कितने दिन जी सकता है? भला तुम तो 2 आदमी हो, मैं तो अकेला ही हूं। अरे महाराज, 2 आदमी हैं तो क्या हुआ? तब भी तो छुट्टी नहीं मिलती। देखते नहीं हो क्या? हाँ, देखता क्यों नहीं हूं। एक आदमी तो नहलाने धुलाने में रहता है, तुम यहां रसोई में रहते हो। हाँ, बाबू लोगों के खिदमतगारों को आराम है। इधर उधर बाजार घूम आए, बाबू लोगों के कपड़े उठा धर दिए, बस। हम लोग दिन भर काम किए किए मरे जाते हैं। भाई, मैं तो आज बड़े बाबू से कह दूंगा कि या तो एक महाराज और रखें, एक बखत मैं बनाऊं, दूसरे बखत वो, या फिर मेरा इस्तीफा है। प्राण नहीं देने हैं। जरा जाकर देखो, अभी तक कोई सनका नहीं। कहार चला गया। थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, खाली धीरेन बाबू आ रहे हैं, और तो अभी कोई सुनता नहीं। धीरेन बाबू ही तो इस घर में एक समझदार आदमी है, और तो सब क्या कहूं, बड़े बाबू तक की यही दशा है। पर धीरेन बाबू की चलती नहीं। यही तो बात है, उनकी चले तो सब ठीक ही ना हो जाए। इसी समय धीरेन बाबू आ गए। ये सुरेंद्र से छोटे हैं, बड़े सरल, बड़े सौम्य तथा समझदार है। क्या बना है भाई? धीरेन ने आसन पर बैठते हुए पूछा। उड़द की दाल, अरहर की दाल, आलू गोभी का साग, सेम का साग, मटर की तहरी। ठीक है। लौकी का रायता है सरकार, दूं? कहार ने पूछा। हाँ, दे दो थोड़ा।
ब्राह्मण ने परोस दिया। धीरेन ने भोजन करना आरंभ किया। ब्राह्मण बोला, सरकार मेरी एक प्रार्थना है। कहो, धीरेन ने कहा। सरकार, मुझसे अब अकेले काम नहीं होता। इधर 3 बजे के पहले छुट्टी नहीं मिलती, उधर 4 बजे से सांझ के लिए तैयारी करने लगता हूं। आप तो खुद देखते हैं सरकार। हाँ भाई, देखता तो हूं, पर क्या करूं, मेरी चलती है। सरकार, आप भी तो मालिक हैं। हाँ, लेकिन बड़े भैया के सामने मैं कभी कुछ नहीं बोलता। 2-1 बार कुछ बातों के लिए उनसे कहा, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया, तब से मैंने कहना ही छोड़ दिया। कह के अपनी बात कौन खोवे। अच्छी बात है तो बड़े बाबू से कहूंगा, पर उनके तो दर्शन दुर्लभ है। रसोई में तो कभी आते ही नहीं, वहीं अपने कमरे में मंगा लेते हैं। सांझ को वो यहां रहते ही नहीं। यही तो सारी खराबी है। जब घर का बड़ा ही ठीक न रहेगा तो छोटे कैसे रह सकते हैं। ठीक बात है सरकार। अजी, सब ठीक समय पर भोजन कर लें तो कोई तकलीफ की बात नहीं। 11 बजे तक मैं सब तैयार कर देता हूं। सब तैयार हों तो 12-12:30 तक मुझे छुट्टी मिल जाए। हद 1 बज जाए तब भी 3 घंटे की छुट्टी मिल जाए। हम भी सरकार आदमी हैं, घंटे 2 घंटे आराम करना हमारे लिए भी जरूरी है। इधर दोपहर को भी आराम न मिले, उधर रात को 12-1 बजे तक सोने को मिले और सवेरे 5 बजे फिर उठना पड़े। ऐसी दशा में आप ही सोचिए, हम कुछ पत्थर के बने तो हैं नहीं, और पत्थर भी घिस जाता है सरकार। बिल्कुल ठीक कहते हो। कुछ और दूं? एक फुल्का और ले लीजिए, गरम गरम है। अच्छा बस, अब नहीं चाहिए। बड़े बाबू से कहना, देखो क्या कहते हैं। सवेरे चाय के समय पहुंच जाना, उस समय मिल जाएंगे। मैं खुद ही चाय लेकर जाऊंगा। हाँ, ये ठीक है। अरे महंगू, देख और जो तैयार हो उन्हें बुला ला, ब्राह्मण ने कहार से कहा। कुछ देर बाद कहार आकर बोला, छोटे बाबू और बच्चे आ रहे हैं। बड़ी बहू अभी पूजा पर से नहीं उठी, उनके साथ ही मझली भी आवेंगी। छोटी ने अभी नहाया नहीं है, अब जा रही हैं। अम्मा, चाची और बुआ जी पूजा कर चुकी हैं, अभी आती हैं। 12 बज गए होंगे, ब्राह्मण ने धीरेन से पूछा। धीरेन बाबू हाथ धोते हुए बोले, हाँ, 12:15 पर तो मैं आया था। मैं कल ही बड़े बाबू से कहूंगा। आपके सामने बात आवे तो आप थोड़ा जोर लगा देना सरकार। एक आप ही इस घर में ऐसे हैं जो हमारी बात सुनते और समझते हैं। हाँ, जरूर कहूंगा। गरीब आदमी को इस तरह परेशान करना कहाँ की इंसानियत है। गरीब की क्या जान नहीं होती। छोटे बाबू ने उस दिन रसोई में भोजन नहीं किया, मोटर लेकर होटल चले गए। कारण ये था कि उन्होंने जमीकंद की तरकारी और मीठे चावलों की फरमाइश की थी, परंतु वे नहीं बने। रसोइये से किसी ने कहा ही नहीं, इसलिए उसने नहीं बनाए। रसोइया सवेरे माताजी से पूछ लेता था, वो जो आज्ञा दे देती थी वही बनाता था। छोटे बाबू इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संध्या को भी होटल में ही खाया। सवेरे का समय था, तीनों भाई चाय की मेज पर बैठे थे। इसी समय माताजी आ गईं। उन्होंने आते ही नरेंद्र यानी छोटे बाबू से पूछा, कल तूने खाना क्यों नहीं खाया? नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। धीरेंद्र ने उससे कहा, जवाब दो, माताजी क्या पूछ रही हैं? नरेंद्र धृष्टतापूर्वक बोला, क्या जवाब दूं? जब घर में मन का खाना ही न बने तब क्या खाऊं? मैंने मीठे चावल और जमीकंद के लिए कहा था, पर किसी ने समात नहीं की। माता बोली, भाई, मुझसे तो किसी ने कहा नहीं और न मैंने किसी से पूछा। पूछने में सब अपने अपने मन की कहते हैं। सबके मन की चीजें बनवाई जाएं तो दिन भर में भी न बन पावे। इससे मैंने पूछने का काम ही नहीं रखा। तो ये कहिए ना, आप अपने मन का खाना बनवाती हैं तो फिर आप ही खाया भी कीजिए। कोई खाए या ना खाए, आपकी बला से। इसीलिए बड़े भैया भी नहीं खाते। क्या करें, जब मन का खाना न मिले तो खाने से फायदा। तो खाना कुछ खराब तो बनता ही नहीं, और मैं तो खुद बदल बदल कर चीजें बनवाती रहती हूं। अभी 4 दिन हुए जमीकंद बना ही था। मीठे चावल भी बनते ही रहते हैं। ऐसी कौन चीज है जो नहीं बनती? क्यों बेटा धीरेन, कल खाना कुछ खराब था क्या? खराब तो किसी दिन भी नहीं बनता, अपनी अपनी समझ है। अच्छा बनता है तो बड़े भैया क्यों नहीं खाते? ये बड़े भैया जाने, मैं क्या जानूं, माता ने कहा। धीरेन का मुख लाल हो गया। वो आवेश के साथ बोला, बड़े भैया जाने या न जाने, पर मैं जानता हूं कि अपने यहां खाना अच्छा बनता है। वैष्णवी भोजन जैसा अपने यहां बनता है उससे अच्छा कहीं नहीं बन सकता। हाँ, जिन्हें प्याज लहसुन और अंडे मछली खाने की चाट पड़ी हुई है,
उनके लिए हमारे यहाँ का खाना निस्संदेह रद्दी है। और रही ये बात कि आपके मन की चीजें क्यों नहीं बनी, सो आपको माताजी से या रसोइये से कहना चाहिए था, तब न बनती तो आपकी शिकायत ठीक थी। और वैसे तो सही बात यह है कि जैसा माताजी अभी कह चुकी हैं कि सबके मन की चीजें बने तो दिन भर चूल्हा गर्म रहे, बड़े परिवार में ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर आपको कोई खास चीज बनवानी है तो अपने कमरे में अपनी पत्नी से बनवा लिया कीजिए, रसोई में हर एक की फरमाइश नहीं बन सकती। तो फिर इसके अर्थ ये हुए कि मैं अपना चूल्हा अलग ही बना लूं। जब मेरी पत्नी एक चीज बनाएगी तो पूरा खाना ही ना बना लेगी। चूल्हा बनाने की क्या जरूरत है, होटलों की कमी है क्या? धीरेन ने व्यंग्य से कहा। बड़े भैया तो होटल में खाने ही लगे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी खाने लगूंगा। खाने लगूंगा? मानो अभी नहीं खाते। बड़े भैया होटल में खाते हैं तो कौन भला काम करते हैं। यदि हम सब ऐसा करने लगे तो छुट्टी हो जाए। ये प्रथा बड़े भैया ही ने तो डाली है, अन्यथा तुम्हारी मजाल थी कि ऐसी बात मुंह से निकाल लेते। सुरेंद्र बाबू बोल उठे। भाई तुम लोग मुझे व्यर्थ ही बीच में घसीटते हो। मैं क्या खाता हूं और कहां खाता हूं, इससे तुम लोगों को क्या मतलब? मुझे तो कोई मतलब नहीं है और न मैं रखना चाहता हूं, परंतु जो मतलब रखना चाहते हैं उनके लिए आपका ये ढंग काफी उत्साहप्रद है, धीरेन ने कहा। माता बोल उठी। बड़ा भाई जो करता है वही जो छोटा भी करे तो उसे कौन मना कर सकता है। बड़ा भाई भाड़ में गिरे तो क्या छोटा भी गिरेगा? तुमने भी खूब कहा, सुरेंद्र कर्कश स्वर में बोला। भाड़ में चाहे ना गिरे, पर होटल के मजे लेने से क्यों चूके? तुम बड़े गुस्ताख होते जाते हो धीरेन, सुरेंद्र ने सरोष कहा। इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे जैसा चाहे वैसा दंड दे लें, परंतु मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि आपके रंग ढंग हमारे परिवार के लिए घातक हैं। इस प्रकार हमारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। इतना कहकर धीरेन्द्र वहां से उठ गया। धीरेन्द्र ठीक कहता है, अब इस परिवार का भगवान ही मालिक है, माता दुखपूर्ण स्वर में बोली। हाँ, जब खाने पीने जैसी छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगा तब तो सचमुच भगवान मालिक है, सुरेंद्र बोला। तो झगड़ा उठाता कौन है? पहले तुमने झगड़ा उठाया और अब तुम्हारी देखी देखी ये नरेंद्र उठा रहा है, और तो कोई चू नहीं करता। इसी समय रसोईया ब्राह्मण आया और हाथ जोड़कर बोला, सरकार मेरा एक उजर है। बोलो, रसोइये ने अपनी शिकायत कह डाली। सुरेंद्र भवें सिकोड़कर बोले, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुमसे अकेले काम नहीं होता? ये बात नहीं है सरकार, जो रसोई तैयार होते ही घंटे डेढ़ घंटे में सब लोग जीम ले तब तो मैं अकेला ही कर सकता हूं, पर जब किसी का कोई समय ही नहीं तब तो मुझसे नहीं हो सकता। ये प्रबंध तो माताजी तुम्हें करना चाहिए। मैं क्या अपनी खोपड़ी दे मारूं? किस किस को पकड़ती फिरूं? मेरी कोई सुनता है? सब अपने अपने मन के हो रहे हैं, तेरा ही कोई समय नहीं, दूसरे को क्या कहूं? कभी खाएगा कभी नहीं खाएगा, और जब खाएगा तो किस समय खाएगा इसका कोई ठीक ही नहीं रहता। सवेरे निकल जाएगा तब कुछ बता नहीं जाएगा कि खाएगा कि नहीं, और कभी 12 बजे लौटेगा तब नहाते धोते 1 डेढ़ बज जाता है, कभी 1:30 2 बजे लौटकर कह देगा कि नहीं खाएगा। इस तरह मैं क्या प्रबंध करूं? यही इस नरेंद्र की दशा है। हाँ, बेचारा धीरेन्द्र तो समय पर खा लेता है, उसे नहीं कहना पड़ता, बाकी सबका यही हाल है। 4 दफा कहा जाता है कि रसोई तैयार है तब तो बहुरानियां नहाने उठती हैं, नहा के फिर पूजा करती हैं, इसी मारे 1:30 2 बज जाते हैं। मुझे क्या, मैं और तेरी बुआ और चाची तो 12 बजे तक पूजा बूजा से निपट लेती हैं। अब जो सबके पहले हम ही जीमने बैठ जाएं तो ये भी अच्छा नहीं लगता, और फिर हमारे जीम लेने से होगा भी क्या? इस बेचारे की जान तो तभी छूटेगी जब सब जीम लेंगे। क्या मजाक है, हमारे यहां खाने का ही झगड़ा पैदा हो गया, कोई सुने तो क्या कहे? तो ये झगड़ा मैंने पैदा किया है? माता ने पूछा। मर्दों को छोड़ दो, परंतु कम से कम स्त्री और बच्चों को तो तुम समय पर खिला दे सकती हो, या इतना भी तुम नहीं कर सकती? बच्चे तो समय पर खा ही लेते हैं, उन्हें खा के स्कूल जाना पड़ता है। हाँ, छुट्टी के दिन वे भी नहीं सुनते, सवेरे ठूंस के नाश्ता कर लेते हैं, भूख लगती नहीं इसलिए वे भी टालते फिरते हैं। यही हाल बड़ों का है, वे भी पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं, तब जल्दी भूख कैसे लगे इसी के मारे टालते रहते हैं। हम तीनों नाश्ता नहीं करती, हमसे कोई पूछे? 12 बजे तक ऐसी कड़कड़ा के भूख लगती है कि चैन नहीं पड़ता। तो नाश्ता बंद कर दो, सुरेंद्र ने कहा। मेरे सिर में इतने बाल कहाँ हैं जो नाश्ता बंद कर दो? पहले तू ही अपना बंद कर।
बस घूम फिर के मेरे ही पीछे लग जाएंगी। तेरे पीछे तो सारा घर है, सब तेरा ही सहारा पकड़ते हैं। तू जैसा करेगा सब वैसा ही करेंगे। अच्छा महाराज जाओ, मैं इसका प्रबंध करूंगा। बहुत अच्छा सरकार, कहकर रसोइया चला गया। जब किसी परिवार का अनुशासन बिगड़ता है तब उसमें कलह का जन्म होता है, और जब कलह देवी एक बार घर में प्रविष्ट हो जाती हैं तब कुछ न कुछ बलिदान लिए बिना नहीं टलती। देवी ही जो ठहरी। सुरेंद्र के परिवार का अनुशासन बिगड़ गया, और वो ऐसा बिगड़ा कि फिर सुधरे न सुधरा। क्रमशः कलह का प्रादुर्भाव हुआ। तीनों भाइयों में परस्पर कलह होने लगी। सुरेंद्र अपना रंग ढंग बदलना नहीं चाहते थे, और उसे बदलने का आत्मबल भी उनमें नहीं था। बिना अपने को बदले हुए वो दूसरों को बदलना चाहते थे। यही उनकी असफलता का कारण था। वे समझते थे कि वे घर के बड़े हैं, अतएव छोटे को उनके आचरणों पर ध्यान न देकर केवल उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। परंतु इसमें कठिनता ये थी कि छोटों में भी बुद्धि थी, विचार शक्ति थी, और साथ ही अपने अधिकारों को कार्यान्वित करने की इच्छा भी। यदि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने का अधिकार है तो हमें भी है। इस दफा के अनुसार कोई भी दबने के लिए प्रस्तुत नहीं था। परिणाम ये हुआ कि कलह की आग क्रमशः बहुओं में फैली। स्त्रियों में पालन पोषण करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, अतएव स्त्रियों के मध्य पहुंच जाने से कलह का भी खूब ही पालन पोषण होता है। सुरेंद्र के यहाँ स्त्रियों की कमी नहीं थी। इतनी स्त्रियों द्वारा कलह देवी का पालन पोषण किए जाने के कारण वो प्रतिदिन मोटी ताजी होती गई। अंत को एक दिन वो आ पहुंचा जब तीनों भाई बंटवारा करके अलग हो जाने की बात सोचने लगे। ये विचार प्रतिदिन पुष्ट होता गया और अंत में बंटवारा होना निश्चित हो गया। माता ने बहुत प्रयत्न किया कि घर तथा परिवार एक सूत्र में बंधा रहे। शुभाकांक्षी मित्रों तथा रिश्तेदारों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया, परंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो बंटवारा हो जाने में ही भलाई सोचते थे। इनमें से कुछ तो अनुभवहीनता के कारण शुद्ध हृदय से, और कुछ इस परिवार को अस्त व्यस्त देखकर अपने कलुषित हृदय को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करते थे। अंत को बंटवारा होकर ही रहा। सब जायदाद, रुपया पैसा तथा माल असबाब 6 भागों में बंट गया। 5 भाग पांचों भाइयों को मिले। इनमें से 2 छोटे नाबालिग भाई मां की संरक्षता में दिए गए। माता ने धीरेन्द्र के साथ रहना स्वीकार किया। 1 भाग सुरेंद्रनाथ की चाची को मिला। सुरेंद्रनाथ की बुआ को भी धीरेन्द्र ने अपने साथ रख लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो परिवार पहले बड़ा संपन्न, समृद्धशाली तथा प्रतिष्ठित समझा जाता था, वो मध्यम श्रेणी के जनसमूह में मिलकर विलीन हो गया। सुरेंद्रनाथ की आमदनी अब केवल 250 रुपये मासिक के लगभग रह गई थी। अतएव अब न मोटर थी, न 4 खिदमतगार थे, न शानदार कोठी। मोटर का स्थान साइकिल ने ले लिया था। 4 खिदमतगार की जगह केवल 2 नौकर, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, और शानदार कोठी की जगह 25 रुपये महीने किराए की योग्यता का एक साधारण मकान। यही दशा नरेंद्र की हुई। अलबत्ता धीरेन्द्र की दशा इन दोनों से कहीं अच्छी थी, क्योंकि उसके प्रबंध में उसके हिस्से के अतिरिक्त 2 छोटे भाइयों का और अपनी चाची का भी हिस्सा था। अतः वो बंगले में रहता था। 1 मोटर कार भी थी और 3-4 नौकर भी। शाम का समय था। सुरेंद्रनाथ पैदल एक ओर लपके जा रहे थे। हठात सामने से रामनाथ आता दिखाई पड़ा। रामनाथ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ऐसे ही जरा एक काम से जा रहा हूं। तुम आज पैदल कैसे? कार जरा मरम्मत के लिए गई है और इस समय वॉकिंग की इच्छा थी। तुमने भाइयों से अलग होकर अच्छा नहीं किया, और मैंने मना किया था। सुरेंद्र बोला, जो होनी थी सो हुई, और मैं ना भी चाहता तो क्या होता? धीरेन और नरेंद्र तो न मानते। तुम मानते तो सब मान जाते। खैर जी, ये भी अच्छा ही हुआ। शांतिपूर्वक बैठे तो हैं, न किसी से कहा न सुनी, न लड़ाई न झगड़ा। अच्छा, अब चलूंगा। सुरेंद्रनाथ चल दिए। जो सुरेंद्र पहले रामनाथ को ढूंढते फिरा करते थे, वही अब कावा काटने लगे। सुरेंद्रनाथ चलते चलते एक 3rd क्लास होटल में पहुंचे और एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गए। बॉय के आने पर उन्होंने उससे कहा, 2 पैग रम और 1 प्लेट कोरमा। और कुछ? आमलेट, रोगन जोश? बॉय ने पूछा। बस, कहकर सुरेंद्र ने एक दीर्घ श्वास खींची। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पथभ्रष्ट, मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।